हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिज़िक्स के टॉपिक ऑसिलेशन से नेट की परीक्षा में पूछे गए सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है। देखो, जब हम किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मान लीजिए बन रहा है। तो उसके एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनता है ना, जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस प्रकार से। यानी वो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट ए से स्टार्ट होता नज़र आता है। यानी अब देखिए, अगर देखा जाए तो जिस टाइम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है उस टाइम एक्सेलरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए फेज डिफरेंस जो होता है दिस इज़ इक्वल टू पाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो कितना होता है, पाई हो जाता है। ठीक है, पाई रेडियन। तो बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, टोटली बिल्कुल ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चूँकि हमें पता है जो एक्सेलरेशन अल्फ़ा होता है दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जहाँ पे वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये माइनस साइन बता रहा है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब यही है कि फेज डिफरेंस कितना हो, पाई हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज गिवन बाई, है ना। तो y जो ऐसे लिखा है इट कैन बी रिटन एज y माइनस ए नॉट। ए नॉट मतलब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, है ना। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब इसे बेटा आपको क्या करना है कि साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी किसी के एक के टर्म में, या तो पूरे इस एक्सप्रेशन को साइन के टर्म में बदल लो या तो पूरे इस एक्सप्रेशन को कॉस के टर्म में बदल लो, है ना। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा। अगर हमें यहाँ से कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, यहाँ पे ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ कोई, मैं यहाँ से इसको मान लूँ कि ये लेंथ a है और ये लेंथ कितना है, b है। ठीक, a b है, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना यहाँ पे। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ किसी एक एंगल थीटा की परिकल्पना करता हूँ तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट बी अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो लिखा जा सकता है ए अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इतनी राइट की जा सकती है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि मतलब कि ए और बी के प्लेस पे वैल्यूज़ मैं लिख सकता हूँ। देखो ए के प्लेस पे लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, ए के प्लेस पे, इस ए के प्लेस पे लिख दिया इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक इसी प्रकार से बी के प्लेस पे हम लोग राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो y माइनस ए नॉट दिस विल बिकम, देखो यहाँ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा, और ये जो अंदर चीज़ लिखी है साइन ओमेगा टी और साइन, ये इस प्रकार से इट कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये आ गया ना इस फॉर्म में। तो ये जो टर्म है यहाँ से यही क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, यही एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। तो इस आधार पे ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप चाहे तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी यानी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी रहे तो डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको आप लीजिए और इसको लीजिए, दोनों के स्क्वायर का सम कर दीजिए और फिर उसका स्क्वायर रूट राइट कर दीजिए, तो यही हो जाता है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो मान लो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लेगा टी लेगा, है ना, टी टाइम लेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। जब कोई पार्टिकल एक वाइब्रेशन करता है तो मान लीजिए ये ज़ीरो यहाँ से चलना शुरू करेगा, इधर जाएगा,
फिर इधर आएगा, फिर यहीं पे आ जाएगा। यानी वन कंप्लीट ऑसिलेशन में उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आता है 0 आता है, तो इस वजह से जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। ये फिगर जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंडिकेट हो रही हैं। अब आपको ये बताना है कि वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल पी इज़, मतलब कि आपको क्या करना है, जो इसका वाई प्रोजेक्शन होगा रेडियस वेक्टर पे, वो किस आधार पे मूव कर रहा है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये यहाँ से रेडियस गिवन है 3 मीटर है, तो आपको इसका क्या करना है, एक एक्सप्रेशन राइट करना है। मेनली क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक पार्टिकल जो ये पार्टिकल जो होगा, यानी जो प्रोजेक्शन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा और उसी का एक्सप्रेशन आपको राइट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, इसका टाइम पीरियड गिवन है 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा ना। तो अगर मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पे, जैसे कोई भी इंस्टेंट यहाँ पे है, सपोज दैट कि इस समय वो जो है पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल है वो कहीं इसी लोकेशन पे पहुँचा हो, यहाँ पे। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा हुआ है। अगर पार्टिकल यहाँ पहुँचा है तो मान लेता हूँ इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। पार्टिकल यहाँ पे है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये एंगल कितना है हमारा, थीटा है। तो अब y की वैल्यू को आसानी से लिखा जा सकता है, ये चीज़ है ना। y की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से राइट कर सकते हैं। कैसे राइट कर सकते हैं आसानी से y की वैल्यू को? देखिए, पहली बात तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, है ना। एम्पलीट्यूड यानी कि जो एक्सप्रेशन होता है y इज़ इक्वल टू a cos ओमेगा टी, इस फॉर्म में जो होता है, या a साइन के टर्म में लिखना चाहें तो किसी के भी टर्म में लिखें तो a cos ओमेगा टी, है ना, a cos ओमेगा टी, यही तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, cos ओमेगा, ओमेगा जो होता है 2 पाई बाई टी होता है इंटू टी, ये हो जाएगा। अब t की वैल्यू 4 है तो y मस्ट बी इज इक्वल टू 3 cos पाई बाई 2 इंटू टी, ये y की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे ना, 3 cos पाई बाई 2 इंटू टी। तो कोई ऑप्शन है ऐसा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है, पहला वाला ही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे थीटा की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडर गोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेता है। देखो, एक बार क्या है, एम्पलीट्यूड के बराबर इधर जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड के बराबर यहाँ पास होगा और फिर इधर चला जाएगा एम्पलीट्यूड के बराबर, यानी 2a डिस्टेंस ऐसे इधर कवर कर लिया। फिर उसके बाद फिर क्या करता है, वो इधर आता है मीन पोजीशन पे अपने। कितनी डिस्टेंस, a डिस्टेंस, यानी टोटल अगर डिस्टेंस हम देखें तो a to a यानी 4a, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। लेकिन वहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना होगा, 0 होगा ना। अभी हमने वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पता करने के लिए पता गया था नेट डिस्प्लेसमेंट, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में तो 0 आया हुआ था, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस कितना है, 4a है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि अ पेंडुलम इज़ हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज़ मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, राइट। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से 5 मीटर की डिस्टेंस पे उसका एक्सेलरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो हम लोग जानते हैं कि जो अल्फ़ा होता है एक्सेलरेशन, दिस इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, दिस मस्ट बी इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई वाई। चलो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यहाँ से इसका हम, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ना, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, फिर है ना 2 पाई बाई टी होता है। तो ओमेगा के प्लेस पे ये वैल्यू हमने क्या कर ली, पुट कर ली। अल्फ़ा की वैल्यू दिया है कि 20 है और वाई की वैल्यू कितना है,
5 है, तो 20/5 हो गया यहाँ से। तो ओवरऑल जब हम टी स्क्वायर, जैसे कि ये 4 है तो 4 पंचे 20, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई, इतना सेकेंड्स आ जाएगा, यानी कि जो टाइम पीरियड है उसका कितना है, पाई सेकेंड है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3, यानी तीनों को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो मान लेते हैं टोटल लेंथ स्प्रिंग की कितनी थी, 6L थी। अब जब कट कर दिया जाता है तो एक की जो स्प्रिंग की लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, यहाँ पे एक की L हो गई, एक की 2L, और तीसरे की जो हो गई वो हो गई 3L। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्प्रिंग हो गई। फिर यहाँ पे अब देखिए क्या है कि अगर हम देखते हैं, मान लीजिए 3 पोर्शन में कट कर दिया था, तो इस उनके जो नए फोर्स कांस्टेंट हैं K1 K2 K3 हैं, तो यहाँ से अगर हम K1 की बात करें तो K1 दिस मस्ट बी इज इक्वल टू उसी लेंथ के रेशियो में ही हो जाएंगे वहाँ पे। तो लेंथ के रेशियो की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो दिस मस्ट बी इज इक्वल टू K इंटू जो लेंथ 1 है, तो उसको हमने बोल दिया कि जो हमारा लेंथ 1 है, तो दिस मस्ट बी इज इक्वल टू कितना है ये 1L है ना, तो L डिवाइडेड बाई फिर कितना हो जाएगा यहाँ से L डिवाइडेड बाई 6L। ठीक है, तो ये इस तरीके से है यहाँ पे, यानी कि यो इस प्रकार से K1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी, तो ये हो जाएगा 6K। इसी प्रकार से जो K2 हो जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल टू 6L डिवाइडेड बाई 6L नहीं बल्कि K डिवाइडेड बाई 2L डिवाइडेड बाई 6L है ना, तो ये हो जाएगा 3K। और इसी प्रकार से अगर हम सॉल्व करें K3, तो K3 विल बी इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई 3L अपॉन 6L, तो मतलब कि ये मिल जाएगा हमें यहाँ से 2K। ठीक, तो K1 K2 और K3 की वैल्यू आ गई है। अब तीनों जो है सीरीज़ में कनेक्ट कर लिए जाते हैं, और तीनों फिर किस में कनेक्ट किए जाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। फिर वहाँ पे अगर सीरीज़ में कनेक्ट किया जा रहा है तो इनका नया फोर्स कांस्टेंट कितना होता है, K डैश। तो देखिए भाई, जब हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो इनका जो नया फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल अलग अलग के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन होता है इस प्रकार से, आपने पढ़ा होगा। तो 60 तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं 1/2 पे। तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल टू 6K। एलसीएम कितना होगा भाई, 6K हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे, है ना। तो सीरीज़ में जोड़ने का मतलब वैसे अगर देखा जाए तो फिर से पुराना वही प्राप्त हो जाना। अभी देख लेते हैं क्या पुराना ही प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है ना। फिर तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2K प्लस 3K है ना, इस तरीके से। तो ओवरऑल कितना मिल जाएगा 1/K, यानी K डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, K। एक तो हमें मिल गया K डैश की वैल्यू। ठीक इसी प्रकार से जब इनको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनका K डबल डैश हो जाता है ना। ये चीज़ फोर्स कांस्टेंट इज़, चलो दिया नहीं है इसमें, K डबल डैश, क्योंकि रेशियो वैसे ही करके पूछा हुआ है। तो K डबल डैश ऐसे करके जोड़ लेते हैं सभी को। तो 1K 2K, इसमें से एक आया 6K, एक 3K, एक 2K, 6 3 9 2 11, तो 11K हो गया। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इन्हीं का हमें रेशियो प्राप्त करना है। तो K डैश अपान K डबल डैश, दिस मस्ट बी इज इक्वल टू 1:11 है ना, यही तो हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो 1:11, दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन, यही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका। तो 1:11 ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नीट की परीक्षा 2007 में पूछा गया ये सवाल है। ओके, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये भी नीट की परीक्षा 2007 में पूछा गया सवाल है। सवाल ये है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू हमें दी हुई है। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब हमें वाई भी दे दिया है, एक्स भी दे दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, यानी इस कंडीशन में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बराबर हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, इसके टाइम पीरियड की बात पूछ रहे हैं ना। तो चलिए ये रिलेशन में दिया है, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो होता है, दिस कैन बी रिटन एज -a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में ना, इस प्रकार से। और अगर वहीं पे हम बात करें अल्फ़ा का, तो ये होता है -ω² वाई, लेकिन
बोला है मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम माइनस साइन को हटा देंगे यहाँ पे, तो इससे ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई फिर यहाँ पे, है ना। तो ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, 2π/t होता है। तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, ए की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 माइनस वाई कितना दिया हुआ है हमें यहाँ से 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, मतलब ये सेंटीमीटर में ही आया हुआ है यहाँ पे। अब ओमेगा जो होता है हमें पता है 2π/t होता है, वाई की वैल्यू कितनी है 2 है ना। तो अब इस आधार पे देखेंगे तो ये √5 हो गया, और अपान फिर कितना हो जाए √5 डिवाइडेड बाई फिर कितना हो गया यहाँ से 4π, इसकी वैल्यू 1/t के इक्वल हो गई। तो यहाँ से t की वैल्यू जब निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 4π/√5, तो 4π/√5 ये क्या हो जाएगा इसका, यही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा ना। तो इस आधार पे ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक बेटा, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज़ अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग हुज अपर एंड इज़ फिक्स्ड, मतलब कि एक डायग्राम इसका बनाते हैं जल्दी से समझने के लिए। ये इस प्रकार से ये क्या है, स्प्रिंग है, एक m मास का ब्लॉक अटैच किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जब करता है या ऑसिलेशन करता है तो उसका टाइम पीरियड 3 सेकेंड है। व्हेन द मास m इज़ इंक्रीज्ड बाई 1 किलोग्राम, जब मास m जो है इंक्रीज़ हो जाता है m+1, तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है। देखिए ऐसी सिचुएशन में टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का जो एक्सप्रेशन होता है t इज़ इक्वल टू होता है 2π√m/k, जहाँ पे क्या क्या है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है। तो इसमें हम मतलब कह सकते हैं कि कुछ नहीं बदल रहे हैं, केवल मास बदल रहे हैं, तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जा रहा है। तो इसके आधार पर अगर t1/t2 निकालें, यानी कि पहली कंडीशन में जो टाइम पीरियड है t1 है, दूसरी कंडीशन में t2 है, इस आधार पे अगर हम निकालें तो बोल सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज m/m+1। m+1 क्यों, क्योंकि मास 1 किलोग्राम बढ़ा दिया जाता है, तो मान लेते हैं इनिशियल मास जो है m है पहले से। तो देखो t1 बोल रहा है कि वो 3 सेकेंड है, तो 3 डिवाइडेड बाई बढ़ने के बाद 5 सेकेंड हो जाता है। सब वैल्यूज़ दी हुई है ना, इसको रख करके सॉल्व करते हैं बस केवल। तो m/m+m स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड का, तो 9/25 इज़ इक्वल टू m/m+1। तो इस आधार पे जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इज़ इक्वल टू 25m इज़ इक्वल टू 9m+9। तो 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16m बराबर 9, तो m बराबर आ गया 9/16, यानी मास कितना हो जाएगा 9/16 हो जाना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, फार्मूले पर बेस है, थोड़ा सा हमें अब टेक्निक यूज़ करनी पड़ रही है, बट हाँ हम सॉल्व कर ले रहे हैं ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में पूछा गया है ना, फेज़ 2 में। फेज़ 11 नहीं है भाई, ये फेज़ 2 है। ठीक, फेज़ 2 में पूछा गया सवाल है। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि अ पार्टिकल इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटीज़ एट डिस्टेंसेस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, इट्स टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड क्या होगा ना, ये पता कर रहा है। तो देखिए वेलोसिटीज़ और डिस्टेंस और टाइम पीरियड के साथ एक रिलेशन ऐसे होता है कि जब वेलोसिटी v1 है, मान लेते हैं कि जो उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है ना, तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से यहाँ पे x1²। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा इसी प्रकार से अगर v2 लिखना चाहें तो चूँकि सेम पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा, तो ओमेगा चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, यही पोजीशन इसकी x2 हो जाती है। ठीक, तो अब मुझे ओमेगा पता करना है ना, तो ओमेगा पता करने का मतलब कि डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो घटा लेते हैं इसको यहाँ पे। तो v1 माइनस v2 जब हम करेंगे यहाँ पे तो हमें मिल जाएगी ये चीज़ v1 माइनस v2 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे ओमेगा वैसे आंसर हमें v1 के स्क्वायर के टर्म में दिया है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग कि हम यहाँ v1 स्क्वायर कर लेते हैं। तो v1 स्क्वायर जब करेंगे तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे इतना, सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक, तो अब अगर घटाते हैं तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर दिस विल बी इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और a माइनस x1 स्क्वायर, और फिर माइनस होगा a स्क्वायर, सॉरी ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पे, इक्वेशन 1
में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप करेंगे इतना मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस आधार पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू लिखें तो ओमेगा विल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, आसान हो गया काफ़ी। ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा जो होता है 2π/t होता है, तो 2π/t इज इक्वल टू इतना v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू, शायद टाइम पीरियड पूछा है, हाँ, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, तो हम एक काम करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2π ना, 2π स्क्वायर रूट है ना, 2π स्क्वायर रूट फिर कितना मिलेगा यहाँ से x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो ये टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे इस कंडीशन में एक्सप्रेशन हो जाएगा। है कोई ऑप्शन जो इस आधार पे मिल रहा है, हाँ ये लास्ट वाला ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल हमारा ये है कि अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज़ अल्फ़ा, ठीक है, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ बीटा, देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी। तो मैक्सिमम की बात करते हैं तो अगर अल्फ़ा देखें तो ये कितना हो जाता है, मैक्सिमम की कंडीशन में ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, मैक्सिमम होगा तो वाई अधिकतम एम्पलीट्यूड के बराबर हो सकता है, तो ओमेगा स्क्वायर, चलो एम्पलीट्यूड ए हो गया। ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया यहाँ पे पहला इक्वेशन। दूसरा अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी देखें वी मैक्स, जो कि हमें बीटा दी है, वी नहीं बल्कि कितना दी है, बीटा, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा एंड विद इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। जब वाई 0 होगा तो इस आधार पे ये इतना मिल जाएगा, यानी देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब वाई 0 होगा तभी तो वी मैक्सिमम होगा, और हाँ या ओमेगा भी होता है तो ओमेगा ए मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस आधार पे इतना हो गया। अब अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि अल्फ़ा बाई बीटा निकाल लें, तो अल्फ़ा बाई बीटा विल बी इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, ओमेगा है, टाइम पीरियड पूछा हुआ है, ओमेगा जो होता है 2π/t के बराबर होता है, यानी अल्फ़ा बाई बी इज इक्वल टू 2π/t। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस मस्ट बी इज इक्वल टू 2π बीटा अपान अल्फ़ा। ठीक है, 2π बीटा अपान अल्फ़ा, तो 2π बीटा अपान अल्फ़ा, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, वेयर x डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्टली द वेरिएशन ए मतलब एक्सेलरेशन विद t, a एक्सेलरेशन एट द टाइम एंड t टाइम पीरियड है। ठीक है, कैपिटल लेटर t उसमें। अच्छा, तो देखो जब x जो है हमारा क्या है कि a cos ओमेगा टी है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे, ये ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा यहाँ पे इस प्रकार से, मतलब कि ये x है और इस एक्सेस पे हम टाइम मेज़र कर रहे हैं ना, तो t बोल सकते हैं, स्मॉल लेटर t, ये तो कैपिटल T जो हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा ये t, तो इसका यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कैपिटल T है। ठीक, ऐसे दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में जब हम ग्राफ बनाएंगे एक्सेलरेशन का ना, तो बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ होगा जैसे कि इसका रिफ्लेक्शन, जानते हैं ना रिफ्लेक्शन मतलब जैसे यहाँ मिरर अगर हम लगा देते हैं तो मिरर में हमें क्या नज़र आएगा, मिरर में हमें ये चीज़ ऐसे नज़र आएगी, ऐसे नज़र आएगी ना यहाँ पे ये चीज़, ये बिल्कुल मिरर अगर लगाएंगे यहाँ पे तो हमें ऐसे नज़र आएगा। तो ये t है, इस एक्सेस पे क्या मेज़र कर रहे हैं हम लोग, अल्फ़ा एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई ग्राफ मिल रहा है हमें। हाँ, ये तो डिस्प्लेसमेंट वाला है ग्राफ, तो ये नहीं होगा, हमसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ रहे हैं, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट्स अलोंग x एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, है ना, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। ठीक, तो अगर कोई ग्राफ बोल रहा है कि इसका ग्राफ अगर मान लीजिए इस एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट मेज़र करें और इस एक्सिस पे हम मोमेंटम यानी कि m इंटू वी मेज़र करें, तो ग्राफ कैसा बनेगा। इसके लिए ऑप्शन हमें दिए हैं सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये दिया हुआ है। तो पहले तो हमें मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक रिलेशन निकालना होगा।
चलिए निकाल लेते हैं रिलेशन, तभी वहीं से ग्राफ पता चलेगा। जैसे कि हमें इक्वेशन दिया है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल देते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लें, तो वेलोसिटी विल बी इज इक्वल टू ए तो रहेगा ही रहेगा, साइन ओमेगा टी जो हो जाएगा, मतलब कि ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया वेलोसिटी हो गया यहाँ से। तो अगर मोमेंटम निकालेंगे तो यम इंटू वी हो जाना चाहिए वहाँ पे। चलिए वो तो अलग बात है, मान लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम एक काम करते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v डिवाइडेड बाई ए ओमेगा, दिस इज़ इक्वल टू कास ओमेगा टी। अच्छा, इसी अगर x को यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x अपान ए इज़ इक्वल टू साइन ओमेगा टी, है ना। अगर दोनों साइड का मैं क्या कर लूँ, स्क्वायर कर लूँ, जैसे इसको स्क्वायर करके लिखूँगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मान लो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है। इसका स्क्वायर करके लिखूँगा तो मिलेगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसे इक्वेशन 2 बना लिया। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, ऐड करने के बाद एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कास स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें ये इस प्रकार का ग्राफ मिल रहा है, मतलब कि इट इज़ समथिंग लाइक ए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर ना। तो v का मतलब क्या है, अगर वही मोमेंटम निकालना चाहेंगे तो वेलोसिटी के साथ जो एक x का रिलेशन हमें नज़र आ रहा है वही, यानी ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है, जो कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस प्रकार से हमें मिल रहा है ना, इस प्रकार से हमें मिल रहा है, जो कि एक इलिप्स का इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है, इलिप्स का इक्वेशन। अब यहीं पे अगर ये नीचे लिखी हुई क्वांटिटी जो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ओमेगा है, ये दोनों बराबर हो जाए तो ये फिर सर्कल हो जाता है। ठीक है, ये सर्कल हो जा रहा होता है यहाँ पे। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये मोमेंटम और एक्स के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एलिप्स बनेगा, यानी उसका शेप कैसा होगा, एलिप्टिकल शेप होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स एस एच एम, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 आपको इक्वेशन दिए गए हैं। तो चारों में कौन कौन से ऐसे इक्वेशन हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला तो नज़र आ रहा है, इसको हम साइन या कॉस किसी एक के टर्म में बना सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। y इज इक्वल टू साइन क्यूब टी ना, साइन क्यूब टी, ये तो नहीं रिप्रेजेंट करेगा भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अच्छा, y इज इक्वल टू 5 cos 3 बाई पाई बाई 2 माइनस 3 ओमेगा टी, हाँ ये तो कर ही रहा है, ये भी एक फॉर्मेट होता है, तो ये कर रहा है, और ये जो है नहीं कर रहा है। तो मतलब पहला और तीसरा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा मतलब ये ओनली फर्स्ट एंड 3 ये ही कर रहे हैं, फिर यहाँ पे तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग अपना। तो अगला सवाल हमारा ये है कि 2 पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग 2 क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइंस साइड बाय साइड with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite direction. When their displacement is half of the amplitude, the mean position of the 2 particles lie on a straight line perpendicular to the path of the 2 particles. ठीक है, तो मतलब कि क्या है कहने का कि एक पार्टिकल है जो 2 पार्टिकल हैं बेसिकली मोशन कर रहे हैं। एक मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए ये मीन पोजीशन है ना, कितना है 0 0 है यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू ए बाई टू, एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू है। एक ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो ये इधर की तरफ मोशन कर रहा है और ये वाला इधर की तरफ मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट कितना है, a बाई 2 है, a बाई 2 है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब अगर इसमें फेज़ इसकी देखें यहाँ पे इस कंडीशन में फेज़, तो ये पहला है मान लो पार्टिकल, तो फाई 1 अगर हम फेज़ राइट करना चाहें तो दिस विल बी इज इक्वल टू पाई बाई 6, राइट, पाई बाई 6। अब ये कैसे होगा, मतलब यहाँ y की वैल्यू कितनी है, a बाई 2 है, यहाँ y की वैल्यू इधर भी a बाई नहीं, ये जो इधर की तरफ अगर मूव कर रहा है तो सॉरी, तो ऐसी सिचुएशन में ये नहीं होगा, ये वाला जब जा रहा है यहाँ पे मीन पोजीशन से दूर जा रहा है तो इसकी जो फेज़ होगा दिस विल बी इज इक्वल टू पाई बाई 6, राइट। ये कितना हो जाएगा इसका फेज़, पाई बाई
6 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे का जो फेज़ डिफरेंस हो जाएगा, यानी जिसे हम φ2 बोलेंगे, ये φ2 है और ये कितना है, φ1 है। दूसरे के फेज़ जो कि इस डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो अगर वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में जो फेज़ होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू 5π/6, राइट। तो अब फेज़ डिफरेंस अगर निकालना है, यही तो पूछ रहा है ना, फेज़ डिफरेंस कितना है, तो फेज़ डिफरेंस विल बी इज इक्वल टू φ1 - φ2, है ना, ये इतना हो जाएगा। अब 5/6 में से अगर 5π/6 में से π/6 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस विल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये 4π/6, है ना, 4π/6, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2π/3। तो 2π/3 का फेज़ डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा सर्कुलर से समझ लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। फिर जो हमारा पार्टिकल ये है, अगर इसका इस पे मान लीजिए, इस पे जो प्रोजेक्शन है वो a/2 पे आया हुआ है, तो a/2 पे आने का मतलब यही चीज़ हो गया, a/2 पे, मतलब कि ये जो एंगल होगा दिस मस्ट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितना एंगल हो जाएगा फिर ये, अगर a/2 है तो दिस एंगल मस्ट बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली क्या है, जब वो मतलब क्या अभी मीन पोजीशन से दूर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये किसके लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए। लेकिन जब ये ऐसे मोशन करते 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा, इस जगह पे, है ना, जो ये इस पे पहुँच जाएगा, तो इस समय जो है ये देखो मीन पोजीशन, यानी कि ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो मीन पोजीशन की तरफ, तो इसलिए ये एंगल जो होगा π/6 यानी कि 30 डिग्री, और ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 5π/6, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये जो इतनी चीज़ मिल रही है, इतना, यही तो हो जाएगा फेज़ डिफरेंस, यही फेज़ डिफरेंस है, और यही निकल के कितना आया है, 2π/3। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। साइन के स्क्वायर के टर्म में यहाँ पे आ गया है। सो द मोशन ऑफ द पार्टिकल करस्पॉन्ड टू, मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सिंपल हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना। एंड थर्ड इज़ नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन मिलता है तो ये नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक उदाहरण हो रहा होता है यहाँ पे। तो इस आधार पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं फिर, तो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लेक्जिबल मास इज t, राइट। तो स्प्रिंग के लिए जो एक्सप्रेशन हो जाएगा t विल बी इज इक्वल टू 2π² m/k हो जाएगा ना, यहाँ से ये कैपिटल लेटर m है जो दिया हुआ है यहाँ पे। इफ़ along with it another mass m is also suspended the period of oscillation will be, मान लो कितना हो जाता है t डैश, तो दूसरा मास m ऐड कर देंगे तो ये 2m हो जाएगा डिवाइडेड बाई k। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो लिख सकते हैं t/t डैश इज इक्वल टू कितना आ गया फिर ये 1/√2। तो यहाँ से t डैश जो हो जाएगा दिस विल बी √2 इंटू टी, यानी कि √2 टाइम जो है उसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है फोर्थ वाला, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इज इक्वल टू 0 विद एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमें पता है, टाइम पीरियड पता है। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इज इक्वल टू a/2 विल बी, तो स्पीड का जो एक्सप्रेशन होता है बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन है, ओमेगा इज v इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर x है तो x, अगर y दिया होता है तो y लिख देते हैं। तो बस इसी में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं। ओमेगा जो होता है 2π/t होता है ना, तो t वैसे t ही दिया हुआ है, a² - x दिया है a/2, तो ये हो जाएगा a²/4। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व कर लेना। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2/t एंड ये हो जाएगा √3a/2। तो इस 2 से 2 कट गया, स्पीड जो आ गया दिस इज इक्वल टू π√3a/t, ये मिल गया ना, π√3a/2, कौन सा a/t, ठीक है। तो ये थर्ड वाला सही हो जाएगा इसका,
ठीक, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके लिए जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स, इस प्रकार से होना चाहिए। मतलब इसमें माइनस होना मैंडेटरी है और यक्स की पावर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ए। हाँ, जोड़ सकते हैं इसमें, ए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो ए है वो सब क्या है, पॉजिटिव है ना, तो यक्स प्लस ए। ठीक है, एक ही एक्सपोनेंट है। अच्छा, तो ये माइनस भी लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दूसरा देखिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें सब कुछ सही लिखा, केवल माइनस साइन नहीं है। तीसरे में भी वही सेम चीज़, माइनस साइन नहीं है। चौथे वाले में माइनस साइन तो है लेकिन यहाँ एक्स की पावर कितनी हो गई है, 2, तो इस वजह से ये नहीं होगा। तो कुल मिला जुला करके पहला ऑप्शन ही केवल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानते रहिए, टोटल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड तो हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड भी उनका सेम है। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखो जो अल्फ़ा मैक्स का एक्सप्रेशन होता है दिस इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस में करते हुए था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एम्पलीट्यूड इस प्रकार से होता है। तो अब चूंकि जो है दो अलग अलग हैं, इनका ओमेगा ए तो सेम है सबके लिए, तो मतलब कि इस आधार पे अगर अल्फ़ा मैक्स 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा मैक्स 2 निकालें तो दिस मस्ट बी इज इक्वल टू ओनली ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। ओमेगा 1 की वैल्यू दी है 1000, तो 1000 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, और इसका करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इतना हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया, 1/100 आ गया। तो 1/100 को लिख सकते हैं 1/10 टू दी पावर 2, तो रेशियो में हो जाएगा 1:10 टू दी पावर 2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये लास्ट वाला 1:10 टू दी पावर 2, तो ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो मतलब कि यक्स का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ए साइन ओमेगा टी, है ना, इतना लिखा जा सकता है। इस फार्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करें, यक्स बोल रहा है कितना है कि एम्पलीट्यूड का आधा हो जाता है, तो a/2 इज इक्वल टू ए और साइन। अगर हम यहाँ ओमेगा की बात करें तो दिस मस्ट बी इज इक्वल टू 2π/t इंटू फिर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, तो 2π/t इंटू टी। ठीक, अब a से a कैंसिल हो गया, मतलब ये आ गया 1/2। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन ये आ गया 2πt/कैपिटल लेटर टी। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं 2πt/कैपिटल लेटर टी इज इक्वल टू π/6, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो और यहाँ से जो t की वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू t/12, यानी कि हाफ एम्पलीट्यूड के लिए कितना होना चाहिए टाइम पीरियड हमारा, जो टाइम लेगा मीन पोजीशन से वहाँ तक पहुँचने में वो t/12 सेकेंड का लेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ओके, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि अ मास ऑफ 2.0 किलोग्राम इज पुट ऑन अ फ्लैट पैन अटैच टू अ वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड एज सोन इन द फिगर। आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा कि एम मास का जो है एक ब्लॉक है, इस पर स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया है। स्प्रिंग का स्प्रिंग 4 कॉन्स्टेंट्स भी दिया हुआ है। पैन का मतलब ये कोई एक सरफेस है, कोई मेटल होगा, कुछ भी होगा जिस पे ये ब्लॉक रखा गया है। इस पैन और स्प्रिंग के मास को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। व्हेन प्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज द मास एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, मतलब इसको नीचे जब दबाया जाता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इतना, व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन सो दैट द मास गेट्स डिअटैच्ड फ्रॉम द पैन। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं
ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो स्प्रिंग, जैसे मान लीजिए जो एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इधर की तरफ स्प्रिंग में, यदि वो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये ज़्यादा हो जाए किस फोर्स से, जो mg फोर्स लग रहा है उसका, ठीक है। तो ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स रीस्टोरिंग वाला ज़्यादा होगा, mg कम है, तो इस आधार पे जो ये ब्लॉक होगा डी अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है, डी अटैच्ड हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो थोड़ा सा ही ज़्यादा होना चाहिए, जो भी ज़्यादा हो। तो फोर्स, अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लिखा जाएगा, यम इंटू क्या होता है, अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू अगर लिखेंगे तो यम इंटू ए ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर ए, यम ओमेगा स्क्वायर ए, जहाँ पे ए क्या है, एम्पलीट्यूड है उसका। दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन यम जी, तो यम से यम कैंसिल हो गया। इस कंडीशन में जो ए है, दिस मस्ट बी इज इक्वल टू ग्रेटर दैन जी अपान ओमेगा स्क्वायर। तो जी अपान ओमेगा स्क्वायर से ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें ओमेगा को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओमेगा को कैलकुलेट। अब हमें पता है कि जो ओमेगा होता है ये के बाई ओमेगा स्क्वायर जो होता है के बाई एम के इक्वल होता है ना, ओमेगा स्क्वायर जो होगा के बाई एम के इक्वल हो जाएगा फिर यहाँ से। तो भाई हम यहाँ से चाहें तो ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो के जो हमारा है ना, ओमेगा स्क्वायर है, ये जो के है इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, के की जो वैल्यू है दिस इज़ 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन पर मीटर डिवाइडेड बाई एम, मास दिया गया है 2.0। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गया, फिर यहाँ 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नहीं मीटर नहीं, कितना हो जाएगा फिर ये के बाई एम, अगर हमने यहाँ से देखा है तो के बाई एम ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर की कितनी आ गई, 10 आ गई। तो अब यहाँ से वैल्यू अगर हम पुट करें तो कह सकते हैं ए मस्ट बी ग्रेटर दैन जी बाई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जी बाई 10 है ना, जी बाई 10 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ए की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है जी से ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दें, मान लीजिए, तो वैल्यू पुट करने के बाद ये चीज़ हमें मिल जाएगी यहाँ पे कि ए मस्ट बी ग्रेटर दैन 10/10, यानी कि ये 1 हो गया। तो ए की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। सब कुछ सही लिखा गया है क्या? हाँ, यदि सब कुछ ठीक ठाक लिखा गया है तो एम की वैल्यू जो है 1 से वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन में गलती हुई है ना, ये 2.0 है तो करेंगे 100 हो जाएगा, तो यहाँ जी बाई 100 कर देंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ से सॉल्व करके तो ए इज़ ग्रेटर दैन, जी की वैल्यू 10 है तो 10/100 मतलब कि 1/10 मीटर, जिसको हम 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो ए मस्ट बी ग्रेटर दैन 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड तो 10 होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, डी अटैच्ड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा 10 सेंटीमीटर, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, द मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी एज आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी दिया गया है वो किसी टाइम टी पर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो अगर मैक्सिमम कभी होनी है तो वो के नॉट हो जाएगी, है ना, के नॉट हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो अब पूछ ये रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी तो ये के नॉट ही रहेगी फिर, ठीक, टोटल एनर्जी के नॉट ही रहेगी फिर। और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो कितनी है, के नॉट है। अगर के ई 0 है तो पी ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, के नॉट हो जाएगी। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगी के नॉट होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी के नॉट होगी, और टोटल एनर्जी भी कितनी होगी, के नॉट होगी, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन होगा ये थर्ड वाला हो जाएगा, के नॉट एंड के नॉट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ के नॉट, और टोटल तो के नॉट हमेशा बनी ही रहेगी ना, वो तो
मैक्सिमम कहो चाहे उसको मिनिमम कहो, उतना तो रहना ही रहना है। केवल बदलने वाली एनर्जी जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो देखो, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका एक्सप्रेशन इस प्रकार से दिया जा रहा है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग ना, जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ग्राफ मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट। और अगर यहीं पे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं इसी चीज़ का, ठीक, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं, तो ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है ये इस प्रकार से होता है, मतलब यहाँ से ग्राफ शुरू होता है। तो इतना जो ये एंगल है ये फेज़ डिफरेंस होता है, और इस यही फेज़ डिफरेंस हमारा कितना है, π/2 है। तो π/2 को 0.5 भी बोल सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ये डेंसिटी कितनी रो, इफ़ इट इज़ गिवन अ स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम इट अंडरगोज ऑसिलेशन विद अ टाइम पीरियड t। ठीक, तो टाइम पीरियड t क्या होगा, तो देखो अगर ऐसा होता है तो टाइम पीरियड t का जो एक्सप्रेशन होता है इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला 2π² m डिवाइडेड बाई a रो g, जहाँ पे a क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, मतलब कि ये जैसे लिक्विड है तो ये इस प्रकार से चीज़ है, तो ये जो नीचे का एरिया है वो कितना है, a है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया a है। बाकी m आपको पता है इसका मास है, रो डेंसिटी है लिक्विड की, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कि ये इस आधार पे दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। बोल रहे हैं पहला कि t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। नहीं भाई, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। ठीक है, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट रो, नहीं ऐसा नहीं है, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√रो, इतना हो गया है। फिर थर्ड बोल रहे हैं कि t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√a, तो ये सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल इस टाइप देखें तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक, अगला बोल रहे हैं टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, ये तो गलत है। तो मतलब कुल मिला करके इसका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज़, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका मोशन नो डाउट एक पीरियोडिक मोशन है, राइट, पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है कि उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, यानी अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा किसी भी डायमीटर पे, इस डायमीटर मान ले देख लेते हैं, तो इसके प्रोजेक्शन का मोशन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, लेकिन इसका खुद का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो एक क्या है कि पीरियोडिक मोशन तो है ही वो, ठीक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो इस आधार पे ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड इज गिवन 5 सेंटीमीटर, हैज़ मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट, इसकी हमें क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो मैक्सिमम हमें दिया गया है वी मैक्स, दिस इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर में रहने देते हैं क्योंकि ये भी एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में दिया है। तो अगर मैक्सिमम की हम कभी बात करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ए, यही तो मैक्सिमम होता है, ये हो गया 31.4। अब जो ओमेगा होता है ये होता है 2πf, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, या फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए या न्यू बोल दीजिए फ्रीक्वेंसी, ए इज़ इक्वल टू 31.4। ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू इंटू ये एम्पलीट्यूड 5 है जो कि सेंटीमीटर में है, कोई बात नहीं, इससे कैंसिल होगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी न्यू इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 1 हर्ट्ज आ गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हर्ट्ज हो गई, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड
K2 आर ज्वाइंड इन सीरीज, सीरीज में ज्वाइन किए गए हैं। द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय। देखो जब सीरीज में ज्वाइन किए जाते हैं तो इफेक्टिव का रेसिप्रोकल अलग अलग के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो जाएगा K1 K2 और ऊपर मिल जाएगा हमें K2 प्लस K1, जिसको K1 प्लस K2 लिख सकते हैं। तो इस आधार पे K निकालेंगे तो मिल जाएगा K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ से कोई ऑप्शन, हाँ ये लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द स्पीड v एंड द एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कोई पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट है। पहला बोल रहा है कि व्हेन v इज़ मैक्सिमम a इज़ मैक्सिमम। नहीं भाई, मैक्सिमम कब होता है, जब देखो जो अल्फ़ा होता है एक्सेलरेशन, दिस इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और जब जो v होता है दिस इज़ ओमेगा विद इन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो जब y 0 है तो ये v मैक्सिमम होता है और अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये v मैक्सिमम की कंडीशन में a मैक्सिमम नहीं होगा, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है। वैल्यू ऑफ a इज़ 0। a मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड 0 है, a एक्सेलरेशन है, तो यहाँ a का नहीं मतलब अल्फ़ा आप समझिएगा। तो अल्फ़ा इज़ 0 और वाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v, वैल्यू ऑफ कुछ भी हो सकता नहीं, कुछ भी क्यों हो सकता है, जब अल्फ़ा 0 है तो v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। व्हेन v 0 अल्फ़ा इज़ 0, नहीं ये भी नहीं है। तो वही बात है ना, जैसे कि जब अल्फ़ा 0 है तो v कितना है, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम। ये देखिए जब y 0 पे अल्फ़ा 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज़ हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज़ हाफ वे, मतलब कि एम्पलीट्यूड का आधे पोजीशन पर है। तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी PE, दिस इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना है। तो इससे सॉल्व करते हैं तो PE इज़ इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, y की वैल्यू बोला है कि a/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं, अगर 1/4 को आगे कर लें तो ये मिल जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। यही होती है टोटल एनर्जी उसके पास। टोटल एनर्जी उसके पास कितनी है, E मानी जाती है। तो PE इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू E, ये इतना हो जाएगा। तो 1/4 इंटू E, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, इतनी है। अब अगर मान लो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ही पूछा होता तो 1/E में से क्या करते हैं, E/4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते तो आ जाता 3E/4। तो 3E/4 के इक्वल जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है। फिलहाल हमें हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे हुए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी, ठीक बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, टोटल 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ऑसिलेशन चैप्टर से, जो नीट की परीक्षाओं में पिछले कई वर्षों में पूछे गए सवाल थे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सारे सवाल पूछे गए हैं और इसी प्रकार से ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर कोई कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं भी चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप यहाँ कमेंट में भी राइट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो वेव्स टॉपिक पे बेस्ड होगी, यानी कि वेव्स से जो नीट में पूछे गए सवाल हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन ही होंगे, उसमें भी 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए।